Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप लोगों से डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के बारे में कि आपको अगर इनफर्टिलिटी है, अगर काफ़ी टाइम आपकी शादी को हो गया है, आप लोग 1 साल से ज़्यादा हो गया है, बेबी प्लान कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, बट आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में आप लोगों को क्या करना चाहिए? हम बात करने वाले हैं कि अगर आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, कैसे इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। देखिए ये जो इनफर्टिलिटी होती है ना, ये एक बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि एक ही वक़्त में कई सारे कॉजेज़ इनफर्टिलिटी के किसी शख्स में पाए जाते हैं। और ऐसा भी बहुत मर्तबा होता है कि इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ दोनों ही पार्टनर में पाए जाते हैं। तो इसलिए अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ हो रही है, अगर आप जो है कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो बेहतर तरीका ये है कि दोनों ही पार्टनर को इवैल्यूएट करना चाहिए, दोनों ही पार्टनर के इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए और कन्फर्म करना चाहिए कि असल कॉज़ और सबब इनफर्टिलिटी का कहाँ पर है और वो क्या-क्या हैं। अगर कई सारे कॉजेज़ हैं, तो वो कौन-कौन से कॉजेज़ हैं कि जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, आपके यहाँ बेबी जो है प्लान नहीं हो पा रहा है, आप जो है कोशिश लगातार बेसिस पे कर रहे हैं, बट आपको कामयाबी नहीं मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं मेल से रिलेटेड जो कॉजेज़ होते हैं, उनको कैसे-कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं और अगर आपको लगता है कि मेल इनफर्टिलिटी है आप में, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, कैसे कन्फर्म करना चाहिए कि कॉजेज़ क्या हैं, तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फीमेल के बारे में हम फिर किसी दूसरी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों को बताएँगे कि अगर फीमेल इनफर्टिलिटी को कन्फर्म करना है, डायग्नोसिस करनी है उसकी, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में हम मेल से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती असल में होता क्या है, ये हम क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है? आज की इस वीडियो का जो मकसद है, वो ये है कि आप लोगों के अंदर अवेयरनेस लाई जा सके और आप लोगों को ये बताया जा सके कि इनफर्टिलिटी के डायग्नोज़ करने के लिए इतने सारे मेथड होते हैं, इतने सारे कॉजेज़ होते हैं, उन सब कॉजेज़ को जानने के लिए कैसे-कैसे इन्वेस्टिगेशन हमें कराने पड़ते हैं, कैसे-कैसे इन्वेस्टिगेशन को हमें परफ़ॉर्म करना पड़ता है, तब जा कर के हमें पता चलता है कि इनफर्टिलिटी का कॉज़ इस शख्स में ये है, इस वजह से जो है इसके यहाँ इनफर्टिलिटी है और फिर उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है उस कॉजेज़ को देखते हुए, तब जा कर के उसको आराम होता है, वो कॉजेज़ हट जाते हैं, वो असबाब ख़त्म हो जाते हैं और फिर उसकी इनफर्टिलिटी जो है वो फर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, उसके यहाँ बच्चे हो जाते हैं। गलती आम तौर पे हमारे माशरे में लोग ये करते हैं कि अगर कुछ सालों तक ट्राई किया, नहीं बेबी कंसीव हुआ, कुछ टाइम हो गए हैं, तो आप क्या करने लगते हैं कि इधर-उधर भटकने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग क्या करते हैं कि किसी ने बता दिया कि ये मेडिसिन आप ले लीजिए, इससे आपको कंसीव हो जाएगा। किसी ने हब्बे हमल के बारे में बता दिया, किसी ने कुछ और बता दिया, किसी ने कुछ और कर लिया, बस यही सब चलता रहता है। फिर वो ऐसे पेशेंट जब आते हैं डॉक्टर के पास, वो ये कहते हैं कि हमने बहुत सारा ट्रीटमेंट ले लिया, हमने बहुत टाइम से हम लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बट हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और उनका ट्रीटमेंट क्या होता है? यही किसी जो है किसी हकीम के पास जाकर के ये माजून उनका ले लिया। बहुत फ़ेमस हैं हकीम साहब, उनके माजून से बहुत सारे लोगों को कंसीव हो गया। इस तरीके से लोग क्लेम करते हैं। इसी तरीके से एक वैद्य के पास बहुत फ़ेमस हैं वो, उनके 10 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे। उन्होंने एक टैबलेट दे दी, उससे उनको बच्चे होने लगे। तो इस तरीके का जो है नॉन साइंटिफिकली ट्रीटमेंट जो है वो लोग करते हैं और फिर उसको ये बताते हैं कि हम बहुत टाइम से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत टाइम से हम लोग परेशान हो रहे हैं, बट हमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि इस तरीके की गलती अगर आप कर रहे हैं तो आप उससे बचिए और इस तरीके से कोई भी मेडिसिन आप बिना किसी डायग्नोसिस के हरगिज़ मत लीजिए, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट भी आपके अंदर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी अगर आपको लगता है कि मेल पार्टनर को कैसे इवैल्यूएट करते हैं हम लोग, वो आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का और उसकी मेडिकल हिस्ट्री, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी इनफर्टिलिटी के केस में उसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, हम लोग पेशेंट को लिटा करके सही से उसका जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं
वो हम सारी चीज़ें देखते हैं कि वहाँ पे कोई एनोमली तो नहीं है, किसी तरीके की कोई स्वेलिंग तो नहीं है, किसी तरीके का हमें ऊपर से ही कुछ एबनॉर्मलिटीज़ तो वहाँ पर नहीं दिख रही हैं, वेरिकोसील हमें दिख जाता है ऊपर से ही, टेस्टिकुलर एट्रोफी हमें दिख जाती है ना? इसी तरीके से स्ट्रक्चर की एनोमली जो होती है, जो हमें ऊपर से ही दिख सकती हैं, वो उन सारी चीज़ों का एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं पेशेंट के अंदर। इसके साथ-साथ उसकी मेडिकल हिस्ट्री हमें लेनी होती है, इनफर्टिलिटी के जो कॉजेज़ होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, सीमेन की क्वालिटी कैसी है, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी हम उसके हिस्ट्री लेते हैं, वो हमें आइडिया मिल जाता है कि कैसे-कैसे किसी शख्स में हार्मोनल इम्बैलेंस की हिस्ट्री ली जाती है ना? इसी तरीके से कोई सर्जरी हुई है ना? किसी तरीके की कोई इंजरी हुई है पास्ट में, तो ये सारी मेडिकल हिस्ट्री जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं इसमें। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो सबसे इसमें बेसिक सा इन्वेस्टिगेशन होता है, वो होता है सीमेन एनालिसिस। तो सीमेन एनालिसिस हमें कराना पड़ता है पेशेंट का, उसके स्पर्म की क्वालिटी को देखने के लिए, स्पर्म की मोटेलिटी को देखने के लिए, स्पर्म का काउंट देखने के लिए, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए, और इसी तरीके से जो वहाँ पर पस सेल्स तो नहीं पाए जा रहे हैं, वायबिलिटी कितनी है, आपके सीमेन का वॉल्यूम जो है वो कितना है, ये सारी चीज़ें आपकी सीमेन एनालिसिस से बहुत ही आसानी से कंफर्म हो जाती हैं। अगर हमें कुछ स्ट्रक्चर में एनॉमली लगती है, सीमेन एनालिसिस में एबनॉर्मलिटी आती है, तो आगे चल करके फिर हमें यूएसजी स्क्रूटम हमें कराना पड़ता है। यूएसजी स्क्रूटम में हमें ये बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर वेरिकोसील तो नहीं है, कहीं टेस्टिकुलर एट्रोफी तो नहीं है, कहीं न कहीं आपको सिस्ट तो नहीं है ना? आपका जो वास डिफरेंस वगैरह हैं, जो जहाँ से स्पर्म जो है ट्रैवल कर के आपके सीमेन में मिलते हैं, बाहर आते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट जो है, इन सब चीज़ों में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, उनका रास्ता जो है डायमीटर जो है वो कहीं कम तो नहीं हो गया है, वास डिफरेंस कहीं एब्सेंस तो नहीं है ना? तो ये सारी चीज़ें आपकी इस यूएसजी स्क्रूटम से पता चल जाती हैं। कभी-कभी ब्लॉकेज वगैरह का जो है बहुत ज़्यादा यूएसजी स्क्रूटम से नहीं पता चल पाता है, तो ऐसी सूरत में ट्रांसरेक्टल जो है अल्ट्रासोनोग्राफी हमें कराना पड़ता है। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड हम जब कराते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलती हैं, जो हमें यूएसजी स्क्रूटम से सिंपली नहीं पता चल पाती हैं। ब्लॉकेज वगैरह का, स्पेशली आपके प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें फिर हम ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसी तरीके से हिस्ट्री में जब हमें लगता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, कुछ ऐसा आप हिस्ट्री देते हो, तो उसके लिए फिर हमें टीएसएच आपका, एलएच, एफएसएच है ना, टेस्टोस्टेरोन और इस तरीके से प्रोलैक्टिन आपका कराना पड़ता है। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि किन-किन हार्मोन्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो है आपका ये इन्वेस्टिगेशन भी हम परफॉर्म कराने पड़ते हैं, ताकि पता चल पाए कि कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है आपको। कुछ केसेस में सीमेन एनालिसिस में अगर एज़ोस्पर्मिया आता है या काउंट बहुत ज़्यादा कम आता है, बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल पाई जाती हैं, तो ऐसी सूरत में बहुत सारे पेशेंट में क्या होता है कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के चांसेस भी होते हैं। तो पोस्ट इजैकुलेटरी यूरिन एनालिसिस ऐसे पेशेंट में हम लोग कराते हैं। इजैकुलेशन के बाद फिर जो है यूरिन का जो है एनालिसिस कराया जाता है कि कहीं यूरिन में से स्पर्म तो नहीं आ रहे हैं। उससे पता चल जाता है कि ऐसे पेशेंट को क्या है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन ऐसे पेशेंट में डायग्नोज होता है, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट अलग से फिर देना होता है। इसी तरीके से फिर बहुत सारी, जब कुछ भी नहीं पता चल पाता है, तो लास्ट में हम लोग टीसा करते हैं, या फिर टेस्टिकुलर एट्रोफी टेस्टिकुलर बायोप्सी जिसे हम लोग कहते हैं, तो टेस्टिकुलर बायोप्सी कराई जाती है ऐसे पेशेंट में। वहां से जाकर के पता चलता है कि इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं मैच्योरेशन अरेस्ट तो नहीं हो चुका है, जो साइकिल्स हैं वो जो है उन मैच्योर होने की वही तो नहीं अरेस्ट हो चुकी, बंद तो नहीं हो चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये मेथड होते हैं पूरे इसके डायग्नोसिस के। इस तरीके से ये पूरा जो इनफर्टिलिटी है, मेल इनफर्टिलिटी, ये डायग्नोस किया जाता है। इसी तरीके से फिर स्पर्म के बहुत सारे एडवांस जो है इन्वेस्टिगेशन होते हैं, कुछ केसेस में वो कराने पड़ते हैं, ताकि कंफर्म किया जा सके कि स्पर्म की वायबिलिटी कितनी है, स्पर्म जो है उनका कितनी देर तक सर्वाइव कर पा रहे हैं, उनकी मोर्टेलिटी कैसी है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए फिर काफ़ी हायर एडवांस जो है इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे-कैसे जा करके ये हम मेल इनफर्टिलिटी जो है, इसको हम लोग डायग्नोज करते हैं। इसके पीछे के कॉजेस कैसे हैं। आप लोग गलती ये करते हैं, ट्रीटमेंट आपको बस कंसीव नहीं हो रहा है तो बाबा जी का ये चूरन और ये हकीम जी का ये, वैद्य जी का वो माजून, बस ये सब चीज़ें आप खाते रहते हैं और फिर ये क्लेम करते हैं कि हमने बहुत ट्रीटमेंट करा लिया है, लेकिन हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये गलत बात है, ऐसे आपको हरगिज़ नहीं करना चाहिए।
प्रॉपर वे में आपको इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए। अगर आपको इनफर्टिलिटी है, अभी कंफर्म भी नहीं होता है बेसिकली कि वो मेल इनफर्टिलिटी है या फीमेल इनफर्टिलिटी है, इस वजह से दोनों ही पार्टनर को इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी होता है इनफर्टिलिटी के केसेस में। जब ये एक कंफर्म हो जाता है कि इस शख्स में ये प्रॉब्लम है, ये कॉज पाया जा रहा है इनफर्टिलिटी का, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो एडवाइस किया जाता है और फिर उसका ट्रीटमेंट फॉलो किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो बता दिया जाता है। अगर सही से आप उसको फॉलो करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। हमारे पास मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी के बेपनाह पेशेंट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट करते हैं उनको सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मिलता है और प्रॉपर यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन और हर्बल दवाओं से उनको सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके अंदर इनफर्टिलिटी है, बांझपन है, बच्चे नहीं हैं, नहीं हो रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप ठीक नहीं हो सकते। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेडिसिन्स में इतना भरोसा है, हमारा एक्सपीरियंस जो है इसके लिए वो काफ़ी काम आता है इसमें। और हम जो पेशेंट को मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉजेज़, जो आपके अंदर कॉज पाया जा रहा है इनफर्टिलिटी का, तो वो काफ़ी काम आता है और उसमें वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। तो आगे चल करके आपके अंदर इनफर्टिलिटी का जब कोई कॉज बचता नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें जब नॉर्मल हो जाती हैं तो आपकी वाइफ आसानी से कंसीव भी होती हैं। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो बिल्कुल भी हिचकिचाइए नहीं, शर्माइए नहीं, प्रॉपर वे में इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट लीजिए। ये डिजीज़ेज़ ऐसी नहीं है कि जो अब बहुत हल्की-फुल्की डिजीज़ेज़ हों, ये बहुत मेजर इश्यूज़ होते हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं। कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ट्रीटमेंट लिया है, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, उसके बाद उनको कहीं से हमारे बारे में पता चला, फिर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके यहाँ बच्चा है, बेबी है। तो अगर आपको ऐसी कंडीशन है, अगर आप परेशान हो चुके हैं, तो बिल्कुल नाउम्मीद मत होइए। अल्हम्दुलिल्लाह आपको सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ज़रूर मिलेगा, आप एक मरतबा फॉलो करिए चीज़ों को। तो अगर आप इस तरह के परेशान हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट करा चुके हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, तो डिस्प्ले पे आपको नंबर हमारा शो हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि कॉल पे डिस्कशन होता है हमारा और आपका, सारे इन्वेस्टिगेशन हम आपके देखते हैं, उसके बाद मेडिसिन आपको एडवाइस करते हैं प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद, फिर आपको बता भी दिया जाता है कि कितना टाइम आपके ट्रीटमेंट में लगने वाला है। और मेडिसिन भी जो होती हैं वो आपकी बाय कोरियर पूरी दुनिया में कहीं भी आप आसानी से मंगवा सकते हैं हमसे। अगर आप आसपास रहते हैं, हमारे सेंटर पे विजिट करना चाहते हैं, तो इसी नंबर पे कॉल करके आप हमारे सेंटर का लोकेशन भी पता कर सकते हैं। आप यहाँ मैप की जो लोकेशन होती है वो पता कर सकते हैं, जिसको ट्रैक करके आप आसानी से हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। आसानी से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, किसी तरीके की कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप आकर के भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं या अगर आप नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन कंसल्ट करके भी आप हमसे ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो मकसद है आज के इस वीडियो का वो पूरा होगा और आप लोग इन डिजीज़ेज़ को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे और सही से इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसको फॉलो करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।